हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूनिट 2 पे स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 में जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक का आपको वीडियो लेक्चर एप्लीकेशन पे मिल जाएगा सीक्वेंस में। जिस प्रकार से हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें लगभग में 9 या 10 वीडियो जो है ना आपको अपलोड कर दिया गया है एप्लीकेशन पे, और वो सीक्वेंस में है, आप वहां से उसको देख करके समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन पे ही इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो आप चाहें तो उस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट करवा के उसी में रिवीजन कर लें, या फिर आप उस पीडीएफ नोट्स से आप अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, जो एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेगा। इसका भी यूनिट 2 का भी नोट्स आपको नीचे में जो वीडियो अपलोड होगा उसके नीचे में जो आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा। आप वहां से उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट करके आप चाहें तो उसको सोल्यूशन करें, या फिर आप उसका नोट्स बना लें। इसमें हम लोग जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में प्रोवाइड किए गए हैं, उसके ईच एंड एवरी टॉपिक का वीडियो लेक्चर आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जैसा कि हम लोग को इस सिलेबस में जो दिया गया है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे नोटेशन ऑफ सेट्स। सेट का डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से नोटेशन है उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये सब बेसिक सेट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना है, और आप पहले से जानते भी होंगे, 9th 10th या 11th 12th में आप पढ़े होंगे तो फिर देखे होंगे। फिर इसे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पावर सेट क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है। कार्डिनलिटी को मतलब हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ सेट। तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी सेट में कितने कार्डिनलिटी हैं, वो आपको क्वेश्चन मिलेगा, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनेगा। तो वैसे हम लोग क्वेश्चन करके देख लेंगे। फिर बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इतना सारा सेट पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारा सेट हम लोग पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, क्योंकि आगे जब हम लोग सेट का ऑपरेशंस करेंगे तो उन सभी सेट्स के कॉन्सेप्ट को आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप आगे कर पाएंगे। तो और भी हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे, और इन सभी सेट्स को पढ़ने के बाद इन सेट पे कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ऑपरेशंस हैं जो आपके सिलेबस में डिफाइन किए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूनियन ऑपरेशन, फिर उसके बाद देखेंगे इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। ये हम लोग के सेट पे होने वाले ऑपरेशंस हैं। तो इनसे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे। इससे देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रॉब्लम्स रिलेटिंग सिंपल सेट आइडेंटिटीज, यानी कि सिंपल प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्व करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोडक्ट जिसको क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, और इसे सिंपल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता है यूनिट 2 का। अब यहाँ पे सिलेबस आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन का आंसर से पहले आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक के बारे में आपको पहले से जानकारी होना चाहिए, तब आप बेहतर समझ पाएंगे आगे के टॉपिक्स को। अब आगे के टॉपिक्स में आज के लेक्चर में हम लोग किस टॉपिक को कवर करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे विथ एग्जाम्पल। उसके बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन किस किस मेथड से हम लोग करते हैं, कितने टाइप्स के इसके रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग समझेंगे। और फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के। डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेट बनाए गए हैं। उन सेट के डिटेल्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बेसिक डिफिनेशन को देखेंगे, और आगे के लेक्चर में हम लोग उसको डिटेल्स में देखेंगे, साथ ही साथ उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करते चलेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले सेट के कॉन्सेप्ट को। सेट को जो डिफाइन किया जाता है उसमें कहीं भी ये लिखा रहता है, आप पहले से भी जानते होंगे, कि ये वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। देखिए इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं, अगर उस टर्म्स को आप समझ लेते हैं तो समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टर्म क्या है, सबसे पहला टर्म आपका है वेल डिफाइंड। क्या मीनिंग है वेल डिफाइंड का। उसके बाद टर्म आपका आता है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मीनिंग क्या है ये आप शायद समझते होंगे। उसके बाद एक और टर्म आपको परेशान कर रहा होगा, डिस्टिंक्ट।
डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों टर्म को हम लोग डिटेल्स में अगर समझ लेते हैं तो समझिए कि आपका सेट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सेट्स को ऐसे भी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेट, और उसी ऑब्जेक्ट्स को उस सेट का एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या उसका मेंबर कह सकते हैं। तो किसी भी सेट में जो होता है ऑब्जेक्ट्स उसको आप एलिमेंट्स कह सकते हैं या मेंबर ऑफ सेट कह सकते हैं। अब इसमें है क्या कि हम लोग जो टर्म देखें यहाँ पे वेल डिफाइंड क्या होता है, फिर आपका अनऑर्डर्ड क्या होता है और डिस्टिंक्ट क्या होता है, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेल डिफाइंड का, और इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि आपको जो भी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो क्लियर कट होना चाहिए, आपको वहां से क्लियरली समझ में आ रहा है होगा कि इसमें करना क्या है। अगर उस तरह का सेंटेंस या स्टेटमेंट्स आपको मिलता है तो उसको आप कहेंगे वेल डिफाइंड। जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं एक, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो आपके माइंड में ये क्लियर है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कौन कौन वॉल्स होते हैं, तो हम लोग जानते हैं 5 वॉवेल्स होते हैं और उसका नाम है ए ई आई ओ यू। तो ये आपका एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपके सामने मिल गया, तो इसको कहेंगे वेल डिफाइंड है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स विथ एज बिटवीन 18 एंड 30, यानी कि 18 ईयर से 30 साल के बीच के ग्रुप में जो सिंगर्स हैं उनका एज 30 से कम होगा और 18 से अधिक होगा। तो इस तरह के सिंगर का एक अलग ग्रुप बना दिया गया और उस ग्रुप को बोल दिया गया क्या, सेट है। तो यहाँ भी आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, 18 से 30 के बीच के लोग ही इसमें होंगे। उसके बाद और एग्जाम्पल हम समझते हैं। द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए सेट। एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें प्रेसिडेंट का कलेक्शन हो लेकिन पास्ट प्रेसिडेंट हो, उसमें प्रेजेंट नहीं हो। तो ये भी आपका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका एक ग्रुप ऑफ यंग डांसर इज नॉट ए सेट। यहाँ पे कहा जा रहा है एक ग्रुप ऑफ यंग डांसर इज नॉट ए सेट। यहाँ पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यंग डांसर में किसको किसको आप शामिल कर सकते हैं इसका रेंज को डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। इसलिए इसको बोलेंगे ये वेल डिफाइंड सेंटेंस नहीं है। एज द रेंज ऑफ एज ऑफ यंग डांसर इज नॉट गिवन एंड सो इट कैन नॉट बी डिसाइडेड दैट विच डांसर इज टू बी कंसिडर्ड यंग, द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ पे अगर यंग डांसर की आप बात करते हैं कि यंग डांसर का आप सेट बना लीजिए, तो यंग डांसर में आप किसको शामिल करेंगे। कोई आता है कहता है कि हम 20 साल के हैं, यंग डांसर हैं, आप उसको शामिल कर लीजिए। कोई आता है 55 ईयर्स का और ये कहता है कि हम यंग डांसर हैं, तो उसको भी शामिल कर लेते हैं। आप कहेंगे कि नहीं आप यंग नहीं हैं, तो वो कह सकता है ना कि आप तो रेंज नहीं बताए हैं, आप सिर्फ बोले हैं यंग, तो हम अपने को यंग समझते हैं, आप हमको शामिल कर लीजिए। तो इस तरह का जो है ना वेल डिफाइंड अगर सेंटेंस आपको नहीं मिलता है तो वहां पे आप सेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। हम समझते हैं कि सेट में जो वेल डिफाइंड टर्म्स हैं उसको आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं उसमें अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस में नहीं हो तो भी सेट होगा। जैसे कि आपके पास एक सेट है और इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये आपको सीक्वेंस में दिख रहे हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कंसीडर यहाँ पे बी 3 4 5 2 1, तो क्या ये सेट है या नहीं, बी एक सेट है या नहीं, तो है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं है। ऑन ऑर्डर हो सकता है, 3 4 5 2 1 हो सकता है, 5 6 1 2 3 हो सकता है, मतलब किसी भी ऑर्डर में हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ऑन ऑर्डर हो सकता है। उसके बाद सी में देते हैं, देखिए यहाँ पे आपका एक और एग्जांपल हो गया। यहाँ पे 1 1 3 2 2 5 3 4, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेशन है। अब इसी को आप समझेंगे आगे कि डिस्टिंक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि यूनिक होना चाहिए, उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये एक एलिमेंट है, यहाँ पे सेट है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और सभी डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक है, अगर एक है तो अकेले हैं, 2 हैं अकेले हैं, 3 हैं अकेले हैं, 4 है, मतलब उसके जैसा उस सेट में दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बी में देख रहे हैं ये आपका डिस्टिंक्ट नहीं है, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये डुप्लीकेशन है। आप इसको फिर से फॉर्मेट करेंगे तो इस तरह का बन जाएगा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे इन तीनों सेट ऑन ऑर्डर में देखेंगे, इन तीनों सेट का मतलब सेम है, तीनों में
सेम एलिमेंट्स हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, तीनों से एक बराबर है। ठीक उसी प्रकार से एक और यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ भी देखिए यहाँ पे 1 1 है, फिर 3 और 3 है, फिर 2 2 है, तो ये डुप्लीकेशन है। तो ये भी जो है ना इस तरह का जो है ना सेट बनेगा, तो उसको डिस्टिंक्ट बनाएंगे तो ये वाला बन जाएगा, यानी कि जो ये बी और सी है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। फिर यहाँ पे बी और सी किसके बराबर है, ए के बराबर है। डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक होना चाहिए। अगर इस तरह का आपको सेट मिलता है तो आप इसको यूनिक बना लेंगे, इस तरह का सेट आपको मिलता है आप उसको यूनिक बना लेंगे। यूनिक का मतलब हो गया कि उसके जैसा उस सेट में दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर एक से अधिक है तो उसमें से बाकी सबको निकाल देंगे, एक को रखेंगे। अब मान लीजिए एक सेट है, इसमें यहाँ पे रखते हैं 5 5 5 5 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, इसमें 2 ही एलिमेंट्स होंगे। इस पांचों को यहाँ पे रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक 5 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। यहाँ पे डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। तो आप समझ गए हैं, वेल डिफाइंड मतलब कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपको मिले। अनऑर्डर्ड किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, और डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया कि उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं हो, एक से अधिक एक ही प्रकार के हैं तो उसको रिमूव करेंगे और एक को रखेंगे। तो ये आपका अब होता है डेफिनेशन कंप्लीट कि ये वेल डिफाइंड unordered collection of objects is called a collection of distinct object is called a set। तो हम समझते हैं कि सेट के डेफिनेशन को आप समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके रिप्रेजेंटेशन का। तो 2 प्रकार से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म के नाम से जाना जाता है, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। 2 प्रकार से आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, डिटेल्स में इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आप कुछ बात को समझ लें मेरे साथ, जिससे कि आपको आगे कोई कठिनाई नहीं हो। जब भी हम लोग डिस्टिंक्ट का टर्म यूज करेंगे या अनऑर्डर्ड का या फिर आपको यूज करेंगे कोई भी टर्म का, तो आप आसानी से उसको समझ पाएं। जैसे कि यहाँ पे 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तो हो गया आपका रोस्टर जिसको टेबुलर के नाम से जानते हैं, एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो रोस्टर फॉर्म कहेंगे, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में कि रोस्टर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म का मतलब हो गया ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड। किसी भी सेट के सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे और उसको सेपरेट कर देंगे कॉमा के साथ और इनक्लोज करेंगे करली ब्रेसेस के साथ। देखिए ये करली ब्रेसेस का ओपनिंग पार्ट है और ये करली ब्रेसेस का क्लोजिंग पार्ट है। अब इसमें कह रहा कि जो भी एलिमेंट है, जैसे हमारे पास 5 है, 3 है, 0 है, -2 है, 6 है, यहाँ पे 9 है, तो इस तरह के एलिमेंट्स है। तो सभी एलिमेंट्स को लिखे और सभी को सेपरेट किससे किए, कोमा से, और सबको किसके अंदर में रखे हैं तो करली ब्रेसेस के अंदर में। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं। तो जब आप करली ब्रेसेस के अंदर में एलिमेंट्स को कॉमा के साथ सेपरेट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। हम समझते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये एग्जांपल देख करके कि ये एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 4 8, और सभी एलिमेंट को कॉमा के साथ सेपरेट किया गया है और करली ब्रेसेस के साथ क्लोज किया गया है। ये आपका करली ब्रेसेस का साइन है, कंप्यूटर के भाषा में इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं, और ऐसे हम लोग सिंपल में मजला ब्रैकेट बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कहता है इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स हैव ए सेम प्रॉपर्टी। सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट बनाया जाएगा और उस सेट में एक सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को रखा जाएगा। अगर कहा जाए कि x कोई एलिमेंट है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। अगर सिर्फ इंटीजर की बात किया जाए तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। अगर कहा जाए सिर्फ प्राइम नंबर हो तो सिर्फ प्राइम नंबर उसमें होंगे। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज को बता करके जो सेट बनाता है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे दिया गया है ये एक सेट है और यहाँ पे कहा रहा कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, x सच दैट x क्या है, इंटीजर है। x एक इंटीजर है तो कौन सा इंटीजर हो सकता है, आप समझ पा रहे हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो सभी आ सकता है। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन अगर आपको मिलता है तो आप इसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे जो डबल यहाँ पे दिया गया है एक कॉलम, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं सच दैट, इसको क्या पढ़ेंगे सच दैट। और जो करली ब्रेसेस हैं उसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल, यानी कि जब भी हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर में कुछ भी लिख देंगे तो वो सेट ऑफ ऑल उसको पढ़ेंगे, सेट ऑफ
ऑल। तो यहाँ पे दो तरह का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे आपका रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म कहलाता है और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट के बारे में। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे सभी सेट का नाम देख लेते हैं और उसका एक लाइन समझ लेते हैं कि क्या होता है। फाइनाइट सेट नाम से पता चल रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, यानी कि हम लोग उस सेट के नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। जिसमें एक एलिमेंट हो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। इक्वल सेट मतलब दो सेट होगा और दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे एक समान होंगे। अगर एक सेट में 1 2 3 4 है, दूसरे सेट में 1 2 3 4 होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वल सेट। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब कि दो सेट में सेम एलिमेंट ना होकर के सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे सेट ए है उसमें 10 एलिमेंट्स है और सेट बी है उसमें 9 एलिमेंट्स है, तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। लेकिन एक सेट ए है उसमें 8 एलिमेंट है और बी भी है उसमें 8 एलिमेंट है, तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। चाहे एलिमेंट्स कोई भी हो, बस नंबर सेम हो तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इन सभी सेट को हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, आप पैनिक ना हो। सभी सेट को डिटेल्स में बात करेंगे, उसका न्यूमेरिकल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसका सिंबल देखेंगे, सब कुछ बात करेंगे। यहाँ पे हम आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सभी सेट के नाम से। उसके बाद आता है पावर सेट। किसी भी सेट के पावर सेट को हम लोग कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसे क्वेश्चन में हम लोग सोल्व करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में ही हम लोग प्रॉपर सेट को निकालते हैं, सबसेट को निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट को निकालते हैं। तो यूनिवर्सल सेट भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एनी सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन, आप जितने भी कंसीडर करेंगे सभी सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर में आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। सबसेट क्या होता है, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग टू सेट बी, तो उसे कहेंगे ये जो होता है ना सबसेट है बी का। तो इसका भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में ये सब दिया गया है, बहुत सारे जो है ना सेट्स को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक में जो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में देखे, आपको हम समझते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे एक बार बात कर लेंगे इस नंबर पे 8084370470। कोई भी प्रकार का दिक्कत हो रहा तो आप कॉल करके एक बार बात कर लेंगे उसका, क्योंकि हमको पता चले आप लोग सामने हैं नहीं मेरे, तो हमें पता नहीं चल रहा कि आपको क्या परेशानी हो रही है। तो जब भी आप वीडियो वॉच करते हैं और आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप क्वेश्चन करेंगे हमसे, तो हमें लगेगा कि इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हम उसका ट्रैक चेंज करेंगे या उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। जब फेस टू फेस क्लास होता है ना, तो वहाँ पे बच्चे का एक्सप्रेशन देख करके हम लोग समझ पाते हैं कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। लेकिन आप हमारे सामने नहीं होते हैं तो हमें बहुत कठिनाई होती है कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं या किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे कम से कम एक मिनट 2 मिनट हमसे गप करें कि क्या परेशानी हो रही है, उस परेशानी को बताएंगे तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। CTH एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए।